कैसे हो? वैसे हम लोग इससे पहले वाले क्लास में जो है मैग्नेटिज्म अर्थात चुंबकत्व, ये हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम वहां तक पढ़ लिए थे। उसके आगे आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे फैराडेज लॉ। भैया जी ये क्या है? फैराडे का नियम नहीं जानते हो का? नहीं मिले फैराडे साहब से? तो आज आप फैराडे जी से मिलोगे। फैराडे का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले, ठीक है? फैराडे का नियम ये बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला। फैराडे के नियम को पढ़ने के बाद हम लोग फ्लक्स भी पढ़ने वाले हैं। ये फ्लक्स क्या होता है ना, ये फ्लक्स होता क्या है, इसको भी हम लोग बेहतर तरीके से देखने वाले। अगेन फ्लक्स के बाद जो है आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, दाहिने हाथ का नियम फ्लेमिंग का। ओके भैया, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम ये सब पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे डीसी, एसी, इसके अलावा जो है और भी जो इम्पोर्टेंट छोटा छोटा टॉपिक है ना, वो भी इसके साथ इस टॉपिक में हम लोग देख लेने वाले। अब हमको ये बताना है आपको, हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे क्या क्या पढ़े थे। पहला चीज हम लोग क्यू के बारे में जाने। क्यू क्या होता है? बिल्कुल विद्युत आवेश होता है क्यू, जहां पर इसमें आपको बस इतना ध्यान में रखना है, इस क्यू को हम लोग कूलाम से मापते, बिल्कुल सही। उसके बाद हम लोग जो है विद्युत धारा पढ़े, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते थे। और विद्युत धारा का जो है एसआई मात्रक क्या होता था? विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता था। भैया बिल्कुल सही कहे। और यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, आई बराबर क्यू बाई टी होता है, जहां पर आई को हम लोग एम्पियर में मापते थे, क्यू को हम लोग कूलाम में मापते, और टी को हम लोग बोलिएगा सेकेंड में मापते थे, बिल्कुल। अगेन उसके बाद हम लोग ये देखे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम लोग विभव कहते थे, विभव को हम लोग किस में मापते थे भैया जी? इसमें हम लोग बस यही ध्यान में रखना चाहते हैं कि इसको हम लोग वोल्ट में मापते थे। किसमें? वोल्ट में मापते थे, बिल्कुल इसको हम लोग वोल्ट में मापते थे, ठीक है, बिल्कुल डन। और यहाँ पर हम लोग भी के लिए, इसको हम लोग भी से डिनोट करते थे ना, और हम लोग यहाँ पर भी के लिए जो है एक फॉर्मूला देखे थे। कौन कौन सा फॉर्मूला? सिंपल सा प्यारा सा फॉर्मूला था, ये एम्पियर है, ठीक है भैया जी। इंग्लिश में कहाँ लिखते हैं? अच्छा गलती सी हो गई, इंग्लिश में लिख दिए तो क्या दिक्कत है? एम्पियर, ओके। अगेन 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 भी का यहाँ पर फॉर्मूला होता है, भी इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, भी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। ये भी हम लोग इसे पिछले वाली क्लास में देख चुके हैं, जिसको हम लोग जूल पर कूलाम भी कह सकते हैं। अगेन इसके बाद हम लोग सीखे थे ओम्स लॉ, ओम का नियम। हाँ ओम का नियम भी देखिए, ओम का नियम में क्या था? ओम के नियम में बस एक ही चीज आपको ध्यान में रखना था कि चालक के दोनों सिरे के बीच जो विभव का अंतर होगा, जितना ज्यादा विभव का अंतर होगा उतना ज्यादा ही करंट फ्लो होने वाला, अर्थात भी जो है प्रोपोर्शनल होगा आई का। हाँ जी डन, बिल्कुल। अगेन आगे इसके बाद जो है ओम के नियम के बाद जब हम लोग ओम का नियम पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल था आई का, अर्थात इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो हम लोग का एक रेजिस्टेंस प्रतिरोध आता था। उस प्रतिरोध के लिए जो है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, ये क्या होता है इसको हम लोग देख चुके हैं। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या होता है, बेहतर तरीके से देखे थे। इसमें आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रतिरोध जिसको हम लोग आर से डिनोट करते, इसको हम लोग किसमें मापेंगे? इसको हम लोग मापते हैं ओम में। हमेशा ध्यान में रखना, कुछ ध्यान में रखो या ना रखो, इसको आपको ध्यान में रखना ही है। इसमें आर का जो है एक प्यारा सा फॉर्मूला था, बहुत प्यारा सा फॉर्मूला, जिसमें हम लोग का आर आता था, वो ये फॉर्मूला, इसमें हम लोग का आर आता था, है ना। आर बराबर हम बोल सकते हैं भी बटे आई होता है। अगेन एक और फॉर्मूला आर बराबर होता है, वो फॉर्मूला क्या होता? रो इंटू एल बाई। ये कैसे आया, इससे पिछले क्लास में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस किए हुए हैं। अगेन प्रतिरोधकता की बात करेंगे। प्रतिरोधकता ये हमारा ओम मीटर होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिरोधकता का एक बहुत 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 प्यारा सा फॉर्मूला होता है, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल। और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है कि प्रतिरोध जो है किस किस पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किसके किसके पर निर्भर करता है, वो आपको समझना होगा। भैया लंबाई पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उसके बाद पदार्थ की मात्रा पे, और किस पे? पदार्थ की मात्रा पे, और आपका तापमान पे निर्भर करता है। सेम आपका जो है प्रतिरोधकता में यही चीज पूछा जाएगा, तो आपको बस दो चीज बोलना है कि प्रतिरोधकता किसके किसके ऊपर निर्भर करता है, तो आपको बोलना होगा पदार्थ की मात्रा पर और तापमान पर। ये आपका प्रतिरोधकता निर्भर करता है। प्रतिरोधकता का दूसरा नाम है विशिष्ट प्रतिरोध। भैया जी कितना सारा कुछ था जो हम लोग कल सीख लिए थे। हाँ बताइए, पदार्थ की मात्रा और तापमान, बस इस दोनों चीज पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता? ये हमारा बहुत ही प्यारा सा प्रतिरोधकता, जिसको हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। ओके ओके भैया समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग विद्युत शक्ति देखे थे, जिसमें P इक्वल टू कुछ तो होता था, क्या होता था? W बाई टी।
मतलब वर्क डन पर सेकेंड, इसको हम लोग बोल सकते द रेट ऑफ वर्क डन का जो दर होगा उसी को हम लोग पावर कहते हैं, मतलब कार्य करने का जो दर होगा उसको हम लोग क्या कहने वाले, पावर कहने वाले। यहाँ पर P बराबर हम W/T ये फॉर्मूला सीखे थे और जानते हैं, क्या जानते हैं कि W जो है आपका उष्मीय ऊर्जा के बराबर होगा। और हम पढ़े जूल का उष्मीय ऊर्जा ये पढ़े थे, क्या जूल का उष्मीय ऊर्जा था, I²RT। भैया जी कितना कुछ पढ़ गए थे हम तो भूल गए सब कुछ। अर्थात W को हम लोग I²RT भी कह सकते हैं, यहाँ से T से T कैंसिल आउट होगा, अर्थात यहाँ से मेरा P का ढेर सारा फॉर्मूला हो गया। कौन कौन, एक हो गया W/T, एक हो गया I²R, एक हो गया आपका VI। ठीक है, मजेदार फॉर्मूला सब आ रहा है। इसमें आपको बस ये ध्यान में रखना है, बस क्या होता है ये सब भी आपको ध्यान में ही रखना है। ठीक, इसमें आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो विद्युत शक्ति है इसका मात्रक जो है SI मात्रक आपका वाट होता है। क्या होता, वाट होता। अगेन एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा, हम लोग और भी मात्रक बोल सकते हैं, जैसे कि I²R है ना, एम्पियर स्क्वायर ओम, यहाँ पर बोल सकते वोल्ट एम्पियर आप बोल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आपसे जो ऑप्शन में रहेगा वो आपका वाट ही रहने वाला, इसलिए घबराना मत आप। ओके भैया ठीक है, हम आपकी बातें समझ रहे हैं और आपको समझनी भी होंगी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग बेहतर तरीके से पढ़े थे। उसके बाद हम लोग चुंबक के बारे में देख रहे थे, चुंबक भी देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसमें आपको जो भी डाउट होगा वो हमसे आप पूछ सकते हो, काफी बार हम रिविजन करवा दिए, अच्छी तरीके से देख लो आप, हम इसको मिटाने वाले हैं। ओके बिल्कुल। ला 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 ला। उम्मीद है कि क्लास कंप्लीट करने के बाद आप क्वेश्चन बैंक से जरूर इस टॉपिक से जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो क्लियर कर रहे होगे। हाँ जी, क्लियर कर रहे होगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। यहाँ ध्यान दो आप। अब हम लोग चुंबकत्व में क्या भैया जी क्या पढ़े थे चुंबकत्व में, बता रहे हैं ना, क्यों परेशान हो रहे हो। हम लोग जो है चुंबकत्व में है चुंबकीय क्षेत्र, ये पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र में जो है आपको, भैया जी ये ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि जहां पे चुंबक मौजूद रहता है। बिल्कुल, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपका चुंबक मौजूद रहता है। ठीक है, अर्थात जैसे ये मान लो चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपका चुंबक वाला पावर मौजूद है। यहाँ पर हम आएंगे ना, चिपक जाएंगे, आप भी फील कर सकते हो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र। अरे अगर होता तो हम बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि है ही चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा मतलब बोलना भैया आप बोले थे आपका वो चुंबकीय क्षेत्र है, हम एक बार प्रैक्टिकल करेंगे। यहाँ आना ऐसे, भैया जी चुंबक चिपक गया, आप निकल ही नहीं रहे हैं, ऐसा मत करियो। ठीक है, मेरा प्यारा सा बोर्ड है, बस मैं मानने के लिए कह रहा हूं, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र होता ये ऐसे चिपक जाते हम लोग। ठीक है, या फिर इससे दूर भाग जाते। ठीक है, या तो अट्रैक्शन होता है, या तो रिपल्सन होता है, या तो आकर्षण होता है, या तो विकर्षण होता है। बिल्कुल सही। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, एक ऐसा क्षेत्र जहां पर बॉडी के ऊपर या फिर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के ऊपर या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। डन, बिल्कुल भैया जी समझ में आ गया। बिल्कुल, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल लगता। और चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे मापते हैं, जो कि आपसे पूछा जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे मापते हैं, हम मापते हैं टेस्ला से। ठीक है, टेस्ला से मापते हैं। और टेस्ला हमारा एसआई मात्रक समझते हो ना, नहीं समझते पूछ लेना हमसे। अगेन फिर एक होता है सीजीएस मात्रक चुंबकीय क्षेत्र का होता है गॉस। ठीक है, गॉस होता है। कहीं कोई डाउट, बिल्कुल ना डाउट। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे चुंबकीय क्षेत्र रेखा, देखे थे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा में जो है सिंपल सा हम लोग ये देखे, कोई भी चुंबक है उसके ऊपर चारों बगल जो एक काल्पनिक रेखा होता। हाँ जी भैया जी, काल्पनिक रेखा ये देख लिए थे। ठीक है, काल्पनिक रेखा होता। उसके बाद हम लोग ये देखे काल्पनिक रेखा के बाद कि चुंबकीय क्षेत्र कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। क्या नहीं करता, प्रतिच्छेद नहीं करता। हाँ, कभी भी नहीं काटती है। हाँ भैया, ये तो हम जानते ही है। ये बात सारी बातें हम लोग इससे पहले वाली क्लास में अच्छे तरीके से सीख चुके थे। अगेन उसके बाद हम लोग ये देखे थे चुंबकीय क्षेत्र जैसे है ना, समझ लो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों बगल नॉर्थ और साउथ यूं बन रहा है। देखो है ना, चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। तो कभी ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, अगेन ये हमेशा का ये काल्पनिक रेखा है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देगा। अर्थात जो भी हम स्पर्श रेखा खींचते वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देता है। ठीक है भैया जी, ये सारी बातें हम समझ रहे हैं, इसके आगे समझाइए ना। अच्छा, इसके आगे समझना है आपको, बिल्कुल आगे समझाएंगे, परेशान क्यों हो रहे हो। आगे चुंबक के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। भैया नॉर्थ पोल से साउथ पोल इस तरफ होता है, बहुत अच्छे। और चुंबकीय क्षेत्र के चुंबक के अंदर जो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, इस प्रकार घूमेगा, यूं छुक 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 करके ऐसा आएगा और अंदर घुसेगा, ला 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 यहां तक आ जाएगा। भैया जी हम आपकी बातें समझ गए। ये ऐसा क्यों आपका मोमेंट हो रहा है, बिल्कुल इस तरह क्लॉकवाइज मोमेंटम होता है। डन,
बिल्कुल। अगेन चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ तक समझ में बेहतर तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से समझ चुके थे। अगेन इसके बाद जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा सीखने के बाद हम लोग सीखे थे चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को देख लिए थे, दिशा को देखे थे। किसका दिशा? चुंबकीय क्षेत्र का दिशा देखे थे। इसमें हम लोग ढेर सारा कुछ पढ़े। एक पढ़े थे हम लोग अंगूठे का रूल पढ़े थे, बिल्कुल भैया, दक्षिण मतलब दाहिने हाथ के अंगूठे का रूल पढ़े थे, जहां पर ये देखिए अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है, इसको ऐसे वैसे मुट्ठी बंद करेंगे तो आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है कुछ इस प्रकार मुड़ेगा। ये तो हम कल देख लिए थे। उसके बाद मैक्सवेल्स लॉ भी देखे, मैक्सवेल का नियम भी देखे थे, कि स्क्रू वाला रूल देखे थे। स्क्रू रूल कैसे ध्यान में रखेंगे? एक कलम ले लो, हम कलम आपको लेके दिखाते हैं। जैसे ये हमारा कलम है ना, इसको सिंपल सा ढक्कन है। अब ढक्कन को आप जब मान लो आपका धारा जो है नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैसे जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र किधर लग रहा? तो सिंपल सा इसको बंद करेंगे। जब इसको बंद करेंगे, किधर घुमा रहे हैं? ऐसे घुमा रहे हैं ना, तो आपका चुंबकीय क्षेत्र जो है वो आपका इस डायरेक्शन में होने वाला है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। अगेन उसके बाद जो है हम लोग ये जानने के बाद कि हाँ मैक्सवेल ने कॉर्क स्क्रू रूल में क्या कहा था, इसको जब हम लोग सीख ले बेहतर तरीके से, भैया बेहतर तरीके से सीखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, वो तो गजबे तरीके से सीखे थे। क्या देखे थे हम लोग? जो है तर्जनी को, मध्यमा को और अंगूठा को परस्पर जो है लंबवत जब फैलाते हैं, परस्पर जब लंबवत फैलाते हैं, उस कंडीशन में जो, ध्यान से समझना, उस कंडीशन में जो तर्जनी है ये हमेशा आपका चुंबकीय क्षेत्र देगा। ध्यान से समझ लो, मैं बार बार नहीं कहूंगा। हम दो नियम पढ़ने वाले हैं फ्लेमिंग का, एक वाम हस्त नियम, एक आपका बाएं हाथ का नियम, बाम बोलते हैं। ये क्या क्या यदि कैसी कैसी अपमानजनक बातें लिखते हैं आप। हाँ, बायां हाथ का नियम, अगेन दायां हाथ का नियम, ठीक। यहाँ देखो, पूरा हम बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ देख लेते। बाएं हाथ के नियम में और दाएं हाथ के नियम में हमेशा ये तर्जनी और ये मिडल फिंगर अर्थात मध्यमा, हाँ मध्यमा और तर्जनी हमेशा जो है सेम रहने वाला। जहां पर तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को बाएं हाथ के नियम में भी और दाएं हाथ के नियम में भी सेम बताने वाला, मध्यमा भी आपका धारा को ही बाएं और दाएं हाथ के नियम में सेम बताने वाला। अंगूठा चेंज होगा भैया जी, अंगूठा चेंज नहीं करते। अरे अंगूठा चेंज होगा। आपका बाएं हाथ के नियम में अंगूठा जो है वो फोर्स को डिनोट करेगा, बल को डिनोट करेगा, और दाएं हाथ के नियम में ये अंगूठा जो है चालक की गति को डिनोट करने वाला। भैया जी क्या क्या बोल रहे हैं, हमका समझ में ना आ रहा है, सब कुछ समझ में आएगा, बस आप अपने ऊपर थोड़ा सा। उसके पहले हम लोग ये दिशा समझ में आ गया था, एक बार फिर से मेरी बातें समझ लोगे। वो दिशा क्या है? अगर कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र है, भैया जी कैसे जाने चुंबकीय क्षेत्र? वैसे मुझे अभी फ्लक्स को समझाने के लिए कुछ आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, वरना आप नहीं समझोगे। मेरा मोबाइल का फ्लैश ऑन करते, थोड़ा अंधेरा करते। अंधेरा करेंगे, फ्लैश ऑन होगा, वाह हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है भैया जी? डरना मत, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या था समझना, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। अभी हम फ्लक्स को जानने वाले हैं, ठीक है। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर बन चुका है, ओके। अब चुंबकीय क्षेत्र बन चुका है। अब फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहता कि जिधर चुंबकीय क्षेत्र बना है उधर अपना जो ये कौन सा तर्जनी को आप फैला दो। तर्जनी देखो, ये तर्जनी जो है, भैया जी अब कैसे, आपके पास तो पैकेट भी नहीं है, कैसे कीजिएगा? एक काम करते हैं, एक काम इस प्रकार, यहाँ पे इस प्रकार रख देते हैं। आपको चुंबकीय क्षेत्र दिख रहा है इस तरफ से, वही दिखता। देखो यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र ना, ये तर्जनी जो दिखा, ये तर्जनी है, तर्जनी, ये तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा। ये जो है, ये जो मध्यमा है, हाँ मध्यमा है भैया जी, ये मध्यमा आपका उस चालक पर लगने वाले धारा की दिशा को बता रहा है। तो ये जो अंगूठा है ये आपका उस पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। भैया जी ये बातें तो समझ गए, लेकिन हमको ये समझना है ये फैराडे का नियम क्या होता है। फैराडे का सिंपल सा नियम होता है, वो फैराडे का नियम समझने के लिए थोड़ा सा बॉल जलाते हैं, उसके बाद हम फिर से जो है आपको फैराडे का रूल बताने वाले हैं। ध्यान से समझोगे फैराडे का रूल, ठीक है। पहले मौखिक समझो, उसके बाद हम लोग आपको समझा देंगे, परेशान मत होना, ठीक है। भैया जी अभी कुछ हम और देख लिए, हम तो डर गए थे भैया जी। हाँ रात में आप ऐसे सा, ये क्या था? अरे डरना नहीं चाहिए ना, वैसे भैया को देख के डरना सीखो, कम से कम एक मौका तो मिलता है डराने का, डरा ही देते हैं। यहाँ देखो अब क्या था हम लोग का फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या होता? फैराडे का नियम, ला 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 ला, भैया जी ये फैराडे का नियम ये क्या होता है? सिंपल सा फैराडे का नियम, ध्यान से समझोगे। कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है, बिल्कुल। उस चुंबकीय क्षेत्र में हम किसी चालक को ला रहे हैं और उस चालक को गति करवा रहे हैं, उसमें आपका विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। फैराडे साहब ने ये कहा था, कैसे प्रवाहित होगा वो समझाने का प्रयास हम करेंगे, ठीक है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर चालक को गति करवाएंगे, सुनो, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र, कोई चुंबकीय क्षेत्र ले लिए, हाँ भैया कोई चुंबकीय क्षेत्र ले लिए, ठीक है।
चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहे हैं हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र में जो है किसी चालक को गति करवाने पर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को क्या करवा रहे हैं, किसी चालक को, चालक समझते हो, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो। जैसे कि ये मान लो ये चालक है, इसमें जैसे इसको हम बैटरी से जोड़ देंगे ना, इसमें करंट फ्लो होने लगेगा, विद्युत धारा फ्लो होने लगेगा, तो ये हमारा प्यारा सा क्या बन जाता, चालक बन जाता। भैया ये चालक बन गया, हाँ इसी को चालक कहते, कंडक्टर कहते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी चालक को रखते हैं, किसी चालक को गति करवाते हैं, किसी चालक को गति करवाने पर क्या होगा, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी, उसमें क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। भैया ये आपका किन्होंने कहा था, फैराडे साहब ने कहा था, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, बिल्कुल यही बात है, समझेंगे। जैसे ये देखो, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता ना, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र बन रहा। इसमें जैसे ही हम इस चालक को गति करवा रहे हैं, तो इससे जो इसमें जो आपका इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा जनरेट हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। अरे भैया जी, है ये बात है, उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। हाँ, विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है। रेड्यूस मतलब कहाँ गया, अच्छा नहीं लिखे हैं, अच्छा अच्छा ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्या, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेड्यूस, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। सिंपल सा ध्यान में रखना है आपको, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम पूरा लिख देते हैं, विद्युत, अच्छे से लिखना, फैराडे का विद्युत चुंबकीय, हमको लगा बकरी लिख रहे हैं ये जी क्या क्या बोलते हैं, कैसी कैसी अपमानजनक बातें बोलते हैं भैया। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, ठीक। अक्षर पे ध्यान दीजिए भैया, हाँ ऐसे कोई लिखता है का, काम करना है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर ये समझना है हम लोग को, ये क्या समझना है, कुछ समझाने वाले थे। जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, जो प्रेरित हो, इसको हम लोग प्रेरित भी बोल सकते हैं, ध्यान में रखना। दूसरा नाम, जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रहा है, आखिर भैया ये कैसे उत्पन्न होता है, उसको समझने के लिए आप ये समझोगे, क्या समझना है, फ्लक्स के बारे में समझोगे। ये फ्लक्स क्या होता है, अच्छा, ये फ्लक्स क्या होता है, वही समझना होगा, बिल्कुल। पहले फ्लक्स को समझ लेते ना, फ्लक्स क्या होता है वो समझ लेते हैं। जैसे कोई ये धारा, कोई ये चालक है, इस चालक में से जितना विद्युत क्षेत्र रेखा आपका स्पेस में पड़ेगा, उसकी संख्या को फ्लक्स कहते हैं। भैया ना समझ में आया, तुरंत आजा, अंधेरा कर देते तुरंत, फिर आपको समझ में आएगा। भैया जी ठीक है, अंधेरा कीजिएगा, ओके, ध्यान से, डराओगे नहीं, ठीक है, डराना नहीं है आपको। भैया जी ये क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पर ये आपका मैग्नेट है, ठीक, ध्यान समझना, ये हमारा नहीं दिख रहा, ये हमारा क्या मैग्नेट है। इस मैग्नेट से जो है आपका यहाँ पर क्या निकल रहा है भैया जी, इस मैग्नेट से जो है यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या हुआ, इससे आपका चुंबकीय मतलब इससे जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रहा है। देखो ध्यान से, ये रेखा निकल रहा है यहाँ पे। भैया हमको दिखा जीना है, समझने का प्रयास करना है कि रेखा, समझने का प्रयास करना, रेखा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। ऐसी ना बोल दिखाया कि जब चेहरे पे डॉट लागत है, अच्छा वो सारी बातें बाद में, पहले यहाँ समझो, इससे जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकल रहा है, ठीक है। अभी हम आपको तुरंत समझाए, क्या समझाए, ये समझाए, पहले ये समझते हैं फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। इसमें हम लोग ये देखे कि जब हम चुंबकीय क्षेत्र में कोई एक चालक है, ये एक चालक है जिसमें जो है आपका, इसको हम बैटरी से नहीं जोड़े हैं, जब इस चालक को चुंबकीय क्षेत्र रेखा में, चुंबकीय क्षेत्र में जैसे ही गति करवा रहे हैं, देखो इसको गति करवा रहे हैं, जैसे इसको गति करवाएंगे तो क्या होगा, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा जनरेट हो जाएगा। अभी इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा था, इस चालक में करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में ला रहे हैं, आगे, अब मेरे हाथ में झटका हमको लगेगा, बिकॉज इसमें आपका विद्युत धारा जनरेट हो गया। जैसे इसको चुंबकीय क्षेत्र में गति करवा रहे हैं, इसमें विद्युत धारा जनरेट हो रहा है, बहुत बेहतर तरीके से जनरेट हो गया। और जान लो अब फ्लक्स क्या हुआ, अब देखो अभी तो इसमें से, इस चालक में जो है, चालक में अभी तो करंट फ्लो नहीं, मतलब इसमें अब चुंबकीय क्षेत्र नहीं आ रहा था। भैया कैसे जाने चुंबकीय क्षेत्र, देखो क्या चालक के ऊपर रोशनी दिख रहा है, भैया हाथ थोड़ा सा रोशनी दिख रहा है, अर्थात जो भी विद्युत क्षेत्र रेखा है वो थोड़ा सा पड़ रहा है। हाँ भैया वो थोड़ा सा पड़ रहा है, जितना इस पर विद्युत क्षेत्र रेखा पड़ेगा उसी की संख्या को फ्लक्स कहते हैं।
फिर से समझो, जो चालक है ना, चालक के ऊपर जो रोशनी पड़ रहा है उसको अगर हम काउंट करेंगे उसी को हम लोग फ्लक्स कहेंगे। भैया रोशनी, ये रोशनी कहाँ से सिखाए आप? अरे हम लोग रोशनी मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा बोले थे ना। तो इस चालक पर जितना मात्रा में विद्युत क्षेत्र रेखा पड़ेगा उसकी संख्या को हम लोग फ्लक्स कहने वाले। निरंतर जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र में ट्रेवल कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, उस कंडीशन में, यात्रा करने कंडीशन में इसमें लगातार जो है फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। भैया फिर से बोलिएगा, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। भैया एक बार फिर से बोलिएगा, फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। ये फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है? अरे मेरी बहना, फ्लक्स में परिवर्तन का मतलब हुआ इस पर लगातार जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखा में परिवर्तन हो रहा है। देखो ना, अभी यहाँ पे थोड़ा सा इस पर रोशनी पड़ रहा था, फिर ऊपर गए हल्का अधिक पूरा अधिक हो गया, फिर ऊपर जाते गए विद्युत क्षेत्र रेखा जो पड़ रहा है वो नीचे जा रहा है, दूसरा नया विद्युत क्षेत्र रेखा इसके ऊपर पड़ते जा रहा है। फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जब फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं ना तो हम लोग का करंट फ्लो होने लगता। अच्छा भैया ये समझ में आ गया। अब ये जानना है क्या, अब ये समझना है, इसी को नापने के लिए दक्षिण हस्त नियम लाया गया, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, ये भी समझ लो। जैसे समझना है अभी क्या हो रहा है, दक्षिण हस्त नियम ये बताया जाएगा। अगर हम यहाँ पर ध्यान से समझना, अगर विद्युत क्षेत्र में हम किसी चालक को गति करवाते हैं तो धारा किधर फ्लो होगा, ये आपका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम में बताया गया है। तो सिंपल सा आप दाएं हाथ को निकाल लोगे। भैया दाएं हाथ को हम ले लेते हैं। अब दाएं हाथ के अनुसार ध्यान से समझोगे। भैया जी ऐसे तो आपको मोबाइल गिर जाएगा। गिरेगा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात होगा नहीं। सही में गिर गया ना, ही हम रिस्क नहीं ले सकते। आपको समझ में आए कि ना आए, मोबाइल कीमती है ना। भैया जी क्या बोल रहे हैं, भैया समझना कीमती ना है का? अरे समझा देंगे आपको, यहाँ पर भी मौखिक भी समझा देंगे। ये मेरा प्यारा सा मोबाइल है, इसकी बलि नहीं दे सकते हम, ठीक है? यहाँ देखो समझना है, मौखिक समझने का प्रयास। आप कल्पना करो, कल्पना चावला तरह कल्पना करो, यहाँ पर जो एक चालक नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहा है। अच्छा भैया नीचे से ऊपर की ओर गति कर रहा है, ठीक है। अब ये समझना है, हम ये जानते हैं फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में जिधर आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा उधर अपनी तर्जनी को रख देंगे। हाँ भैया तर्जनी को रख दिए तर्जनी को। ये देखो यह तर्जनी ये है, ये तर्जनी को रख दिया, ठीक है। ये तर्जनी आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा में है और ये जो अंगूठा दिख रहा है, अंगूठा ये आपका चालक की गति को दिखा रहा है। अर्थात इसका चालक ऊपर की ओर, मतलब ऊपर की ओर आ रहा है, चालक ऊपर की ओर आ रहा है, ठीक है। और ये तर्जनी जो है, तर्जनी ये आपका चुंबकीय क्षेत्र सीधा लग रहा है। तो धारा किधर बहेगा भैया? आपका वो कहाँ गया? ये भैया जी अंगूठा आपका, भैया वो कहाँ गया? मध्यमा कहाँ गया आपका? अरे मध्यमा इस साइड है। तो आप खुद इमेजिन करो ना, मध्यमा इधर निकला हुआ है ना। हाँ तो मध्यमा के तरफ जो है आपका धारा प्रवाहित होगा। ना ही समझ में आया? देखो इधर, अब इधर से समझना है, ध्यान से समझना। रोशनी है ही नहीं, मैं क्या कहूँ, मेरा चेहरा ही नहीं दिखता आपको, सिर्फ ये दिख रहा है। 2 मिनट और, ठीक। फिर हम लोग रोशनी में पढ़ाई करेंगे, ठीक। अभी अंधेरे में पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बाद में रोशनी में पढ़ाई करेंगे। भैया जी रोशनी मुझे समझ में आ चुका है आप क्या करना चाह रहे हैं। देखो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, इधर आप अपने तर्जनी को रख लो। बिल्कुल तर्जनी आप रख दिए हो चुंबकीय क्षेत्र वाले में, चुंबकीय क्षेत्र में तर्जनी रख दिए। ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये मध्यमा क्या कर रहा है, ये अंगूठा ये क्या कर रहा है भैया? ये अंगूठा नाचत है। ये अंगूठा क्या कर रहा है? ये अंगूठा दिखा रहा है आप वस्तु को नीचे से ऊपर की तरफ ला रहे हैं, ठीक है भैया। तो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि धारा आपका इसी दिशा में फ्लो होने वाला। बस आप ये बातें समझ गए होंगे। अब हम जितना भी समझाना था हम सब कुछ समझा दिए हैं। भैया बॉल चलाइए, ध्यान से समझोगे। मेरे ख्याल से आप मेरी बातों को समझ चुके हो, हम क्या कहना चाह रहे हैं। कैसा लग रहा है उजाले में आकर के? थैंक यू बल्ब महाराज जी, हमारा इतना हेल्प करने के लिए, वरना तो हम यूं ही भूतिया मतलब फिल्म बना रहे होते हैं। चलो यहाँ देखते हैं, समझना है, समझो, जानो, पहचानो। उम्मीद करते हैं ये फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम भी समझ में आ गया होगा, ये फ्लक्स भी समझ में आ गया होगा, फिर आपको फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम भी समझ में आ गया होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अभी तो हम कुछ समझाई भी ना है। फ्लक्स क्या कर रहे थे? फ्लक्स ये कह रहे थे कि इस पर जितना आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा पड़ रहा है उसकी संख्या को हम लोग फ्लक्स कहते थे। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या फ्लक्स कहलाती है। इसकी संख्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम लोग फ्लक्स कहते हैं। ओके भैया हम समझ गए, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम फ्लक्स कहते हैं। बिल्कुल। अगेन एक चीज जो आपको ध्यान में रखना होगा वो क्या कि इस फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? इस फ्लक्स को हम लोग मापते किस में है? इसको मापते हैं वेबर में। किसमें मापते हैं? वेबर में। अर्थात हम बोलेंगे इसके ऊपर इतना बोल देंगे कि इसके ऊपर जो है ना 10⁴ मतलब 1000 वेबर पर, मतलब इस पे जो है चुंबकीय, मतलब इसका, भैया क्या बोलना चाह रहे हैं आप? कुछ अच्छे से बोलिए ना। अच्छा ठीक है, इस चालक के ऊपर जो फ्लक्स है वो आपका 10,000 फ्लक्स है। इसका मतलब इसके ऊपर जितना भी विद्युत क्षेत्र रेखा पड़ रहा है ना वो 10,000 पड़ रहा है।
समझ रहे हो? मतलब फ्लक्स को समझना है। फ्लक्स मतलब फ्लक्स को मापते किस में है? फ्लक्स को हम लोग मापते हैं वेबर में, ठीक है। वेबर कौन है भैया? वेबर एक साइंटिस्ट हैं। जैसे ओम, ओम कौन थे? जो ओम ये डिनोट करते थे, ओम भी हमारा साइंटिस्ट के नाम पर इसका मात्रक का नाम रखा गया। न्यूटन, न्यूटन जो आप बोलते हो भैया, हाँ इस पर इतना फोर्स लग रहा है, इस पर इतना बल लग रहा है, न्यूटन भी कौन थे? साइंटिस्ट थे। उसी तरह ये वेबर भी कौन है? साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है भैया जी। यही सब वैज्ञानिक है जो हमको परेशान करके रखा हुआ है। कितना आसान आसान चीज इन्होंने बताया है, आप परेशान हो रहे हो। सबसे आसान चीज था जो फ्लक्स था, ये चुंबकीय मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण था, ये भी आपका आसान था। आपको जानना था ना, मान लो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड रहता, हम उसमें कंडक्टर को फ्लो करवाते, झटका जोर से लगता, कैसा फील होता हमें? तो पहले जान जाओगे ना भैया, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कंडक्टर फ्लो करवाएंगे ना, करंट आ जाएगा। जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उतना तेज झटका लगेगा। वैसे नॉर्मल में जो हम लोग का चुंबक होता है वहां तो कम ही आपको करंट लगने वाला, बिकॉज वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की मात्रा बहुत 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 कम होती है, ठीक है। यहाँ देखो, ये बातें समझ में आ गया कि फ्लक्स, फ्लक्स जिसका ऐसा ही मात्रक वेबर होता है। हाँ भैया ये हम समझ गए, वेबर, WEBER वेबर, अर्थात W B से डिनोट करते हैं इसको, ठीक। ये बातें समझ में आ गई। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। फटाफट से पढ़ लेते हैं फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। ऊपर पढ़ लें, बिल्कुल। ला 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 ला, हाँ 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 हाँ, ला 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 ला, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। मतलब दाएं हाथ का नियम, ठीक है। वही बात, दाएं हाथ का नियम बोलो या दक्षिण हस्त नियम बोलो, दोनों एक ही बात है। ओके भैया, समझ गए? इसमें आपको ये लिखना है कि हम लोग तीन चीज पिछले बार की तरह, तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा, तीनों को परस्पर लंबवत फैला लेते हैं, ठीक है भैया। वो लिख लेना आपको, तीनों को लंबवत परस्पर फैला लिए। उस कंडीशन में जो आपका ये तर्जनी है, तर्जनी बिल्कुल जैसे हम लोग फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखेंगे, सब कुछ वही लिखना है, सिर्फ नीचे का भाषा चेंज करना है। तो हम सिर्फ भाषा बता देते हैं, मौखिक बोल देंगे, आप लिख लोगे। तर्जनी हो गया, अगर फिर दिक्कत मत बोलना, अंगूठा हो गया और मध्यमा हो गया। ध्यान से समझो, तर्जनी जो है ये किसको डिनोट करता है? तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र को डिनोट करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को डिनोट करता है, बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है तर्जनी। और अंगूठा क्या बताता है? चालक की गति को बताता है, चालक की गति को बताता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो मध्यमा होगा वो आपका ऐसे लिखना, यदि ऐसे बोलोगे, ध्यान से समझो, यदि, समझ लो ध्यानपूर्वक, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा को बताता है और अंगूठा चालक की गति को बताएगा, तो मध्यमा उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा की दिशा को बताएगा, ठीक है। किसको बताएगा? धारा की दिशा को बताएगा, धारा की दिशा को बताता है, ठीक है। बातें समझ में आ गई? जैसे ये समझो भैया, ये देख रहे हैं, राइट हैंड है ना, बिल्कुल। ये अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र को बता रहा है और ये चालक की गति को बता रहा है, उस कंडीशन में ये जो है आपका ये अंगुली, ये आपका धारा की दिशा को बताएगा, ठीक। इसी को हम लोग, धारा की दिशा को हम लोग EMF भी कहेंगे। क्या होता है EMF, वो बाद में सीख लेंगे, अभी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी अब ये सीखने के बाद हम लोग को परिनालिका भी सीखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है परिनालिका। चलो भाई परिनालिका सीखते, ये सारी बातें अपने दिमाग में रखनी है। अब परिनालिका को समझो, ठीक है भैया, ठीक है। परिनालिका देख लेते हैं, इसको मिटा दे। ला 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 ला, परिनालिका, जिसको हम लोग सोलेनॉइड भी कहते हैं। परिनालिका है क्या? एक तार की कुंडली होती है। या तार है का? यहाँ पे देखते, कहीं तो तार दिखेगा, तार दिख जा, हाँ तार तो है, तार भी है, तार भी है। जैसे समझो, आप एक काम करना, घर में जो है कोई भी तार ले लेना, ठीक है। एक बेलन ले लेना, बेलन समझते हो? माँ जी के पास बेलन होगा, बिल्कुल। आप बेलनाकार तार की कुंडली बनाओगे, तार की कुंडली बनाओगे, तार की बेलनाकार कुंडली, ये क्या बोल रहे हैं, बेलनाकार तार की कुंडली तार का जो है ना बेलनाकार
कुंडली बनाने वालों, ठीक है, बन जाएगा तार का बेलनाकार कुंडली। एक काम करना है, बेलन ले लेंगे, ठीक है, उसमें जो है तार को लिपेट रहे हैं बोलते हैं इसको, लिपेट फिर बोल दिया हम इसको, ऐसे घुमा लेना इसमें, ठीक है, ऐसे घुमा लिए, तार खराब मत हो जाना, ऐसे घुमा लिए, ठीक है। बेलनाकार जो भी होगा, मतलब बेलन जो होगा आपके घर में, उसके ऊपर तार को यूं लपेट देना, उधर से माजी आएगी। बेटी मेरा बेलन नहीं दिख रहा है, हमें रोटी बनाना था। ये नया बेलन कहाँ से लाई? एकदम पूरा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। हाँ, नया बेलन कहाँ से लेते आ गई? लाओ इसी से रोटी बेल लेते हैं। कहीं चल गया पता, वो बेलन नहीं है, वो तार से लिपटा हुआ जो बेलन है वो कोई और नहीं, वो महाजी का ही बेलन है। तो खैर नहीं आपका, ठीक है। बिना खाना पीना खाए आप मोटे हो जाओगे। ये मत बोलना भैया कैसे मोटे हो जाते बिना खाना पीना खाए। माँ जी बता देगी आपको, भैया से पूछोगे भैया भी बता देंगे, पूछ लेना बता देंगे, क्या ही दिक्कत है। भैया बिना खाना पीना खाए कैसे मोटे होते हैं, बता देंगे, ठीक। लेकिन थोड़ा सा दुख दर्द पीड़ा होगा, क्या पता, मोटे होने के लिए कुछ तो करना होगा ना। हाँ, मतलब गाल मोटा कर देना है, आंख मुंह नाक कान जीभ त्वचा सब मोटा कर देना है, तो कुछ तो करना होगा। देखो ये हम क्या किए, तार का जो है एक बेलनाकार कुंडली बना दिए, ठीक। भैया ना दिखत है, ध्यान से देखो, दिख रहा है भैया जी कैसे बना दिए। हाँ, ये दिख रहा है आपको? भैया चूड़ी है क्या? ये नहीं, चूड़ी नहीं है, ये आपका तार का बेलनाकार कुंडली है। ओके, तार का बेलनाकार कुंडली है। जब इस तार की बेलनाकार कुंडली में, जैसे हम एक चित्र बनाते हैं, समझने वाला चीज है, समझ लोगे, रटना नहीं पड़ेगा, वरना रटते रटते परेशान हो जाओगे। समझ लो बात को, ठीक है। ये तार का बेलनाकार कुंडली है, वरना रटते रहोगे दिक्कत हो जाएगा। जो भी समझा रहे समझ लो। अभी ये तार का बेलनाकार कुंडली बनाए, ठीक। इस तार के बेलनाकार कुंडली में अगर हम धारा प्रवाहित करेंगे, इसको बैटरी से जोड़ देंगे, और हमेशा ध्यान रखना, जो आप जिधर आपका निगेटिव रहेगा उधर ही आपका नॉर्थ पोल बनने वाला। कैसे ध्यान में रखेंगे? N से निगेटिव, N से नॉर्थ पोल, ऐसे आप ध्यान में रखोगे। ये आपका साउथ पोल बनने वाला, दक्षिणी ध्रुव बनने वाला। जिधर पॉजिटिव उधर आपका दक्षिणी ध्रुव बनेगा। अगर आपका इधर निगेटिव होता है, इधर आपका नॉर्थ पोल, इधर आपका साउथ पोल बनता, ये समझ लेना, ठीक है। इस परिनालिका में जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, हाँ भैया, तो क्या होगा? तो ये परिनालिका जो है चुंबक की तरह व्यवहार करने लगेगा, ये मैग्नेट बन जाएगा। अभी ये मैग्नेट नहीं है, लेकिन जैसे इसका ये सिरा बैटरी से जोड़ दिए, इसका और ये सिरा बैटरी से जोड़ दिए, है ना भैया जी, ये क्या दिखा रहे हैं, ये बैटरी से जोड़ दिए, ये बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है। तो ये बड़ा खतरनाक चुंबक बन जाता, ठीक है। तो एक बात समझ के चलना, जो परिनालिका होता है, उस परिनालिका को अगर चुंबक बनाना है, सीधा इसको बैटरी से जोड़ दो। आपको इसे चुंबक बनाना, तार को लिपट लो, एक तार लेना, तार ऐसा तार मत लेना, वो तार लेना आप। कौन सा तार लोगे? कौन सा करंट लग जाएगा? ना, आज छोड़ देना, आपको बोलेंगे तो सही में करने लगोगे। ना, ऐसी गलती हम ना करब। वहां से दीदी आएगी, कहाँ सिखाते रहता है पता, ऐसे तो घर को जला के रख देगी, करंट लगवा लेगी। सही में आपको बोल देंगे तार लेना, नंगा तार, उसको लिपेट देना, उसको करंट से जोड़ देना, तो क्या होगा पता है? कुछ नहीं करना है आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है बस, ठीक है। अरे हम तो कुछ और भी बोलने वाले थे कि आप घर में जाकर ट्राई करना ना, ऐसी गलती हम ना करेंगे। यहाँ देखो क्या कहे, एक तार का कुंडली बनाए, उसको करंट से जोड़ दिए, ठीक है। अब ये चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा। भैया चुंबक बन गया, ये बिल्कुल ये चुंबक बन गया, ये आपका चुंबक की तरह जो है व्यवहार करने लगेगा। भैया कब व्यवहार करता है? फिर से समझो, जब तार का जो बेलनाकार कुंडली है, जब उससे हम लोग उसमें हम लोग जब धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करते हैं? जब उसमें हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, तो वो जो है किसकी तरह? चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। बिल्कुल भैया, चुंबक की तरह क्या करने लगता? व्यवहार करने लगता है। वाह 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 वाह, ये तो बहुत अच्छी बात बोल दी भैया, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं क्या, परिनालिका जो है तार का एक ऐसा बेलनाकार कुंडली है, यदि इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यह चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। हम आपको परिभाषा क्यों याद करवा रहे हैं? अच्छा, एग्जाम में आ जाना, लिख देना यही, ठीक है। बिल्कुल याद भी नहीं करना होगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा कि याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ भैया सही बात, कहीं सब याद करना होता है, यूं लिख देंगे, ठीक है। यहाँ देखो, एक परिनालिका बनाए, हाँ एक परिनालिका बनाए, उसमें यूं करंट फ्लो करवा दी। जैसे करंट फ्लो हुआ तो अंदर में आपका चुंबकीय क्षेत्र, बड़ा खतरनाक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता। उस चुंबकीय क्षेत्र का कुछ विशेषता होता है, आपको लिखना होगा। पहला विशेषता क्या? इसके अंदर में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा होता है वो समांतर होता, वो कभी कट नहीं करते दूसरे को, ठीक है। आपका यहाँ पर सामान्य विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं, समान
विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती हैं। चुंबकीय विद्युत क्षेत्र कहाँ से आ गया? चुंबकीय क्षेत्र ना भैया जी, आप गलतियां नहीं पढ़ाइए। अच्छा ठीक है, समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है किसमें? परिनालिका में। हम परिनालिका की बात करेंगे, अभी सिर्फ और सिर्फ परिनालिका की बात करेंगे, ठीक है। परिनालिका में जो है समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती है परिनालिका के अंदर, परिनालिका के अंदर, ठीक है। सेकेंड चीज आपको ध्यान में रखना है, यहां सभी जगह जो है भैया जी समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ना, समांतर, हम क्या क्या बोल रहे हैं, इसको समांतर बोलते हैं ना, बिल्कुल। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है वो कि यहाँ पर समान चुंबकीय क्षेत्र बनता है, सब जगह चुंबकीय क्षेत्र समान होगा, जितना पावर यहाँ पे है उतना ही पावर यहाँ पर भी होगा। वाह भैया जी, समान चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। वाह, मजा आ गया। चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखा में समझ में आता, इसको रेखा कहें, इसके अंदर जो क्षेत्र बन रहा है वो मेरा क्षेत्र होगा, और सब जगह चुंबकीय क्षेत्र का जो पावर होने वाला वो भी सेम होने वाला है, समान चुंबकीय क्षेत्र बनने वाला। वाह भैया जी, डन है। ओके, बिल्कुल। अगेन और ध्यान में रखना है वो क्या, हम आते 2 मिनट में, ठीक, तब आगे पढ़ाएंगे। भैया कहाँ जा रहे हैं? अरे सिंपल सा, इसके आगे हम पढ़ा देंगे अभी कुछ, अब हम ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है, तुरंत हम आते हैं। भैया जी कहाँ जा रहे हैं ये नहीं बताएंगे। यहाँ ध्यान दो, लगता है कुछ ज्यादा ही हम तबीयत खराब हो गया है। कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा, ठीक। यहाँ देखो, हाँ क्या करते हम, परिनालिका में समांतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है और सब जगह जो है समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। वाह भैया जी, ये सारी बातें तो आपको पता है, और क्या नहीं पता। और एक चीज ध्यान में रखना है जो कि शायद ही आपके एग्जाम में पूछा जाए, फिर भी हम बता ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है। वो क्या, सिंपल सा जो है आपको यहाँ समझना होगा कि एक प्यारा सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, बी क्या, बी से पहले समझो बी मतलब क्या होगा। भैया बी को 2 बार बोलिएगा तो कुछ और मतलब होता, बी को सिंगल बार बोलिएगा तो उसका मतलब कुछ और, कुछ आपके साथ आपको परा करके जो है ना, हम क्या क्या बोलने लग गए। भैया जी कुछ नहीं बोल रहे, ध्यान से समझो। हम बोल रहे हैं ये जो बी होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है, ठीक है। अगर ये बराबर होता है, किसके बराबर, ये समझो। हम सिंपल सा समझाते, पहले फॉर्मूला लेते फिर समझाएंगे। बी बराबर होता है μ0 NI होता है, ठीक है। भैया ये क्या लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आया, फिर से समझो। सिंपल सा आपसे जो है ना ये पूछा जा सकता, क्या, जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता वो किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझो। किसी परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा, किसी परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है, चुंबकीय परिनालिका के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण का समानुपाती होता है। ऑप्शन में किस प्रकार रहेगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण समानुपाती होता है। पहला नंबर विद्युत धारा का, दूसरा विभव का, तीसरा शक्ति का, चौथा ऊर्जा का। तो क्या बोलोगे आप, विद्युत धारा का समानुपाती होता है। ये बातें समझ रहे हो, है ना। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण किसका समानुपाती है, हम यहाँ लिखते हैं पहले तो आप समझ में आएगा। बी का मतलब क्या है, ये कैसे फॉर्मूला बना वो भी समझाना है क्या। अच्छा देखते हैं, समझ में नहीं आएगा पूछना, हम समझा देंगे, ठीक है। हम सोच रहे थे क्या, अच्छा पहले पढ़ो फिर आगे बातचीत करेंगे, ठीक है। क्या करना है होमवर्क में, कैसे क्या नहीं करना है, फिर वो बातचीत करेंगे। बी का मतलब यहाँ पर हो गया चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परिमाण। अगेन आई क्या हो गया, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। और एन क्या हो गया, प्रति एकांक समय में फेरों की संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। कौन सा फेरा, ममता दिस पूछना भैया, दीदी 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 ये फेरा क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ध्यान दो, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये μ0 एक कांस्टेंट आया है, ठीक है, नियतांक आया हुआ है। अब यहाँ पर समझते हैं, बारी बारी से सब कुछ चीज को समझेंगे। जैसे कि हमारा कहाँ गया परिनालिका, भैया जी परिनालिका एक लिए थे ना हम लोग, कहाँ गया परिनालिका, तार कहाँ रख दिया, यहाँ रखे था। अब छोड़ो ना, क्या ही समझाएंगे आप। अच्छा देखो, समझ लो ना, समझाने में, हमें समझाने में ही तो मजा आता, आनंद आता, आनंद की प्राप्ति होती है। भैया जी
ठीक है, आप समझाइए, हमें भी आनंद की प्राप्ति होती समझने में। लिखना तो नहीं पड़ता, सिर्फ सुनना पड़ता है। आपकी बाकी को सुन लेंगे। वाह, अच्छी बात है। देखो यहाँ पर ये परिनालिका बना लिया हम लोग, ठीक। ये क्या बनाए? परिनालिका बनाए। अब इस परिनालिका में ये समझना है, इस परिनालिका में इसमें जो आपका इसको जैसे ही करंट से, जैसे ही उसको हम बैटरी से जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। परिमाण क्या है चुंबकीय क्षेत्र का? उसको हम लोग बी से डिनोट किए। अब चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण हम जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ला, गॉस इसके द्वारा डिनोट करते हैं। वाह भैया जी, हम आपकी बातें समझ रहे हैं। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र कैसे बना? जब इसमें हम लोग धारा प्रवाहित किए, अर्थात आई जब प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा जो प्रवाहित करेंगे, तब जाके चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। जितना ज्यादा धारा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, जितना ज्यादा धारा उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बनेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र जो है धारा का समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आप इसको अधिक पावर वाले बैटरी से जोड़ोगे उतना ज्यादा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, बहुत ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे बनने वाला। हाँ भैया, ये समझ में आ गया। और एक चीज समझना होगा कि ये स्मॉल एन क्या है? प्रति एकांक लंबाई में कितना फेरा यहाँ पर है उसकी संख्या को स्मॉल एन कहते हैं। वैसे स्मॉल एन को हम लोग बोल सकते हैं कैपिटल एन, टोटल फेरा की संख्या बटे टोटल लेंथ। निकालेंगे तो हम लोग का प्रति एकांक लंबाई में स्मॉल एन निकल जाएगा। अगर आपको निकालना होगा तो मान लो यहाँ है, मान लो ये है आपका परिनालिका, यूं बना दी परिनालिका। अब हम लोग क्या करें? टोटल फेरा की संख्या, मान लो इसको टोटल फेरा लगाए 112 फेरा लगा दिए, ठीक है। टोटल लेंथ कितना है भैया? टोटल लेंथ कितना होगा? टोटल लेंथ ये काम करते हैं, 102 करें तो ना कटेगा। मान लो टोटल लेंथ जो है आपका 3 सेंटीमीटर, कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो इसका प्रति एकांक लंबाई कितना होगा? 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 9, 3 चौके 12, अर्थात इसका 34 हो गया स्मॉल एन की संख्या। बातें समझ रहे हो? हाँ भैया, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है, आपको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि धारा का समानुपाती होता है विद्युत क्षेत्र, बस और कुछ नहीं। क्योंकि फॉर्मूला बहुत कम है कि पूछा जाए, लेकिन पूछा जाता है फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूला दे देता है कि बी इक्वल टू म्यू जीरो स्मॉल एन आई, या फिर इसकी जगह एक और रहता है, स्मॉल एन की जगह आपका पूछ रख दिया जाएगा, स्मॉल एन की जगह कैपिटल एन बाय एल भी हो सकता है। तो परेशान मत होना, क्या होगा? बी इक्वल टू म्यू जीरो कैपिटल एन बाय एल इंटू आई, ऐसा भी रहेगा। हम लिख देते हैं म्यू जीरो कैपिटल एन बाय एल इंटू आई, ठीक है। मेरे ख्याल से आप अब तकलीफ में नहीं होगे, हर चीज समझ में आ रहा होगा। अगेन यहाँ तक समझ में आ गया, हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस फॉर्मूला से रिलेटेड, तो न्यूमेरिकल्स बनाओगे, नहीं बनेगा पूछ लेना, ठीक है। और क्या समझा दे? परिनालिका हो गया, विद्युत मोटर और जनरेटर, ये समझ में आता, मुझे बताओगे, नहीं आता तब मुझे मैं बताने वाला, ठीक है। विद्युत मोटर और जनरेटर देखो पूछ लेना, अगर समझ में नहीं आता तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। और एसी डीसी समझा देते आपको, एसी और डीसी समझा देते। और कुछ बचा है चैप्टर में, पूछ लेना हमसे। मुझे तो लगा हम सब कुछ पढ़ा ही दिए हैं, ठीक भैया जी? हाँ भैया जी, हाँ बोलो ना, क्या बोलना चाह रहे हो? अब बहुत पढ़ा दिए, बहुत पढ़ा दिए। अभी से तो यही पढ़ाए, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाए, अभी तो काफी कुछ पढ़ाना है। हो सकता है अगले क्लास में हम एसिड और बेस पढ़ा दें, ठीक। अगर हाँ एसिड बेस अगर क्लियर होगा, अम्ल और क्षार, तो नहीं पढ़ाएंगे। हाँ लेकिन अगर क्लियर नहीं हुआ फिर 1-2 क्लास लाएंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे, आपको पूरा याद करना है। भैया जी ठीक है, ठीक है, हम सब कर लेंगे कंप्लीट। सही में? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, चलो अच्छी बात है। हम लोग कहाँ चलेंगे अब? एसी और डीसी की तरफ ना, बिल्कुल एसी डीसी पढ़ लेते, फिर मैथ भी पढ़ना है ना, इसी साइंस ही पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना होता है हम लोग को। यहां समझो, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, एसी डीसी समझोगे, जानोगे, पहचानोगे। एसी का मतलब क्या हुआ भैया जी? एसी का मतलब जब हमका गर्मी लगता है ना तो हम माँ जी को बोलते हैं, माँ जी एसी चला दीजिए। वो एसी नहीं है, ये आपका धारा वाला एसी है, जिसको हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, हाँ जी, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा होता। प्रत्यावर्ती धारा, हमारे अक्षर पे मत जाइएगा, बहुत प्यारा अक्षर है, हमारा अक्षर का तारीफ कीजिए, ठीक। एक और होता है डायरेक्ट करंट, डीसी होता है। इसमें अंतर पूछा जाता है आपसे, ठीक है। एसी और डीसी में अंतर पूछा जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, ठीक। डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा,
देखो पहला चीज जो आपको ध्यान में रखना है क्या, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में कि धारा क्या होता है, धारा किसको कहते हैं, धारा हम कहते किसको है, आवेश के प्रवाह को। हाँ, इसमें जो प्रत्यावर्ती धारा में जो आवेश का प्रवाह होता है वो आपका एक ही दिशा में होता है। कहाँ होता है भैया, एसी की बात कर रहे हैं ना, अच्छा 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 अच्छा। इसमें जो है प्रत्यावर्ती धारा में जो है आवेश का दिशा बदलती रहता है। क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दिशा, आवेश के प्रवाह की दिशा जो है वो क्या होती है, वो बदलती रहती है, वो बदलती रहती है। ठीक है भैया, समझ गए हम लोग। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दिशा बदलती रहती है चालक में। अच्छा, वो आप लिख लोगे, फिर लिख लोगे। ठीक, अगेन फिर इसमें क्या होता है भैया, डायरेक्ट करंट में, दिष्ट धारा में, इसमें जो आवेश के प्रवाह की दिशा होती है वो एक ही दिशा में होता है। अच्छा अच्छा, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दिशा, आवेश का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। क्या गिरा, अरे डर गए थे अभी हम, पता नहीं क्या गिर गया। हाँ वैसे किसी को बताइए मत भैया, डर गए थे। ठीक, चलो ठीक है। हाँ देखो, हाँ किसी आवेश का प्रवाह जो है एक ही दिशा में होता है। चलो, सिर्फ हमारे और आपके बीच ये बातें होनी चाहिए कि हाँ भैया जो है पढ़ाते डर गए थे अंतिम में, मतलब बीच में। ठीक, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना क्या सोचेंगे लोग कि भैया तो डर जाते हैं। ठीक, यहाँ ध्यान दो। हाँ क्या बोले, सही, बहुत तेज डर गए थे अभी। हार्ट बीट सुन सकते हो मेरा, बहुत तेज हो रहा है। ये कहाँ भाग जा रहा है। हाँ शांत से यहाँ रहो ना, यहाँ देखो। इतना भी नहीं डरना चाहिए ना। हाँ, अभी नेक्स्ट कहाँ हम क्या सिखा रहे थे, ऐसे समझो। एसी डीसी क्या होगा समझ लेते हैं। जैसे ये करंट है, ये करंट कहते हैं, ये चालक है। इस चालक में जो है जो आवेश का प्रवाह होगा, जो आवेश बहेगा, जो आवेश मेरा बहेगा, ठीक है, ये आवेश है, इसमें फ्लो होगा आवेश। इसका प्रवाह जो है निरंतर बदलते रहेगा, निरंतर क्या होगा, चेंज होते रहेगा। और डीसी में क्या होगा, डायरेक्ट एक ही कंडीशन, मतलब एक ही दिशा में जो है करंट का फ्लो होते रहेगा। जो हम लोग पूरे के पूरे घर में एसी और डीसी में हम लोग कौन से धारा का प्रयोग करते हैं, हम अपने घर में जो है एसी और डीसी में जो है एसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब ये अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग करते हैं, इससे बहुत ज्यादा ही पावर होता है। ठीक, उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि इस एसी मतलब जो आप बैटरी यूज करते हो ना, बैटरी भैया जी, बैटरी कौन सा, चाहे इस मोबाइल फोन का बैटरी हो, चाहे इस मोबाइल फोन का बैटरी जो अंदर में बैटरी लगता है, या फिर जो बैटरा आपके घर में दिखता होगा, जिससे हम लोग बल्ब जलाते हैं, बल्ब में जो हम लोग करंट फ्लो करवाते हैं भैया जी, जो हमारे घर में बैटरी है ना, बैटरी के साथ साथ एक इन्वर्टर भी होता है। हाँ, इन्वर्टर भी होता है। आप अभी बताएंगे इन्वर्टर है क्या। यहाँ पे जो बैटरी है ना, हाँ भैया, बैटरी जो है, इस बैटरी में कौन सा धारा को हम लोग स्टोर करते हैं, संग्रहित करते हैं। ये ध्यान में रखना कि हमेशा चाहे कोई सा बैटरी हो, उसमें आपका डीसी करंट, कौन सा करंट, डायरेक्ट करंट ही स्टोर कर सकते हैं। अल्टरनेटिंग करंट को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते, संग्रहित नहीं कर सकते। मतलब प्रत्यावर्ती धारा का संग्रह नहीं किया जा सकता, समझ के चलना है। ठीक है, इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते अल्टरनेटिंग करंट को, लेकिन डायरेक्ट करंट को, प्रत्यावर्ती धारा का, दिष्ट धारा को संग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, दिष्ट धारा को क्या कर सकते हैं हम लोग, संग्रहित कर सकते हैं, इसका संग्रह हम लोग कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना। समझ में आया, दिष्ट धारा को संग्रह कर सकते हैं, संग्रह मतलब स्टोर कर सकते हैं। हाँ भैया, ये बातें समझ में आ गई। अब ये बताओ इन्वर्टर क्या होता है, आखिर हम इन्वर्टर क्यों लगाते हैं। आपके मन में ये सवाल नहीं चल रहा कि भैया अभी आप बोले कि अपने घर में जो है ना एसी करंट यूज करते हैं, लेकिन अभी आप बोले क्या, अभी तुरंत ना हम बोले कि अपने घर में हम सब जगह एसी करंट यूज करते हैं। फिर आप बोलते हैं भैया हम जब बैटरा जो यूज करते हैं, जिससे हम अपने पूरे घर में रोशनी देते, इलेक्ट्रिसिटी देते, लाइट चले जाने के बाद, तो बैटरी में भी तो आपका एसी ही होना चाहिए ना, जिससे घर में सब जगह एसी करंट जाए। क्या मन में सवाल नहीं आया? एक बार फिर से हम आपके मन के सवाल को उजागर करते हैं आपके सामने। आपके मन में ये सवाल होना चाहिए, ये हमारा प्यारा सा घर है, हाँ भैया ये हमारा बहुत 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 प्यारा सा घर है, ला 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 ला, ये घर में बल्ब भी लगा हुआ है, हाँ इसमें बल्ब भी लगा हुआ है, यहाँ बल्ब कहीं लगा हुआ है, पूरा झकमक झकमक रोशनी कर रहा है।
अब लाइट चले जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो, लाइट चले गई, पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। अब इस बैटरी से घर में क्या किया हम लोग, लाइट दिए। अभी हम जान रहे हैं बैटरी घर में जितना भी लाइट यूज करते हैं वो एसी करंट यूज करते हैं, बैटरी में डीसी करंट है, तो कैसे यहां पर काम करेगा, क्योंकि घर में हम लोग एसी करंट यूज करते हैं ना। हाँ भैया वो तो बात बिल्कुल कहे। अब क्या होगा, कैसे करेंगे यूज, फिर से समझो। बैटरी में जो हम लोग स्टोर करते हैं वो डीसी करंट होता है, घर में जो हम यूज करते हैं करंट वो एसी करंट होता है। मतलब एसी करंट होता है भैया, हाँ एसी करंट बहुत ताकतवर होता है, बिल्कुल। अब डीसी को हमको एसी में कन्वर्ट करना होगा ना, डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। समझ में आया? अर्थात आप ये लिख सकते हो डीसी को एसी में बदलने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बदलने के लिए हम लोग इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं, इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। ये लिख लोगे आप, बिल्कुल लिख लोगे। डीसी करंट को एसी करंट में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। फिर आप बोलोगे भैया सुनिए ना, जो हम लोग ये यूज करते हैं ये ऐसा क्यों नहीं होता, सिर्फ एक ऐसा सिस्टम होता सिंपल सा बोर्ड में सिर्फ इसको डालने वाला होता, ये नहीं होता तो कितना अच्छा रहता। हमारे घर के बोर्ड में जो है कौन सा करंट है, एसी करंट है। हाँ भैया ये तो बात बिल्कुल से, हमारे घर में जो इस तरह बोर्ड बना होता है ना, यहाँ पर इस तरह बोर्ड बना हुआ है, इस तरह बोर्ड बना हुआ है। भैया इतना अच्छा ड्राइंग बनाते हैं, बहुत अच्छा लगा हमें जान करके, हम अच्छा ड्राइंग बनाते हैं, बस इस तरह तारीफ करते चलो। ये हमारा जो बोर्ड है, यहाँ ध्यान दो, अभी तारीफ मत करना, ये जो बोर्ड है, आखिर बोर्ड में जो है हम इस डब्बे का प्रयोग क्यों करते हैं, इसमें डब्बे का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, इस डब्बे का काम क्या है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे घर में एसी करंट है, ठीक है, और मोबाइल में जो है बैटरी लगा हुआ है, बैटरी में चाहिए डीसी करंट। अब एसी करंट को लेना है बैटरी से, तब ना हम इसमें करंट को स्टोर करेंगे। इस बैटरी में करंट को स्टोर कैसे करेंगे, इसमें बैटरी में जो है करंट को स्टोर करना है, और जानते हैं बैटरी में करंट को स्टोर कब करते हैं, कौन से करंट को स्टोर करते हैं, डीसी करंट को स्टोर करते हैं। तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस डब्बे का प्रयोग करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। इस डब्बे के अंदर क्या लगा हुआ है भैया जी, इस डब्बे के अंदर रेक्टिफायर लगा हुआ है। वाह अच्छा लगा जान करके। अर्थात एसी को डीसी में बदलने के लिए हम लोग रेक्टिफायर है ना, डाउट हो रहा है, रुको देख लेते। एसी को डीसी में चेंज करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं, रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। भैया को डाउट कैसे हो जाता है, रेक्टिफायर का ही प्रयोग करते हैं, ठीक, रेक्टिफायर का ही प्रयोग करते, सही लिखे, फायर का प्रयोग करते हैं। जय हो गूगल देवता, जय हो गूगल देवता। कम से कम डाउट होता है तो सॉल्व भी तो हो जाता। और कुछ बनाना है, जल्दी बताओ अगले दिन क्या पढ़ना है। देखो ये सारी चीज कंप्लीट हो गया, कहीं कोई डाउट, सब कुछ हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। एक चीज और सीख ही लो भैया जी, इतना कुछ सीखा, ये अंतर पूछा जाएगा एग्जाम में, बस 1 2 3 अंतर बोल दोगे। और एक चीज लिख देना है, एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा होता है, डीसी का फुल फॉर्म डायरेक्ट करंट प्रतिदिष्ट धारा होता है, ठीक है। अर्थात 1 2 3 4 अंतर लिख लो, काफी हो गया। 2 नंबर का कोई 2 नंबर के लिए ये 4 लाइन काफी हो गया। ये अंतर पूछा जाएगा, इसलिए इसको याद कर लेना, ठीक है। उम्मीद करते हैं याद हो जाएगा आपको, और इतना सा ही लिखोगे काफी हो गया। कि और लिखवा दे, तो छोड़ो ना, कितना लिखोगे आप, काफी हो गया, ठीक है। अब यहां देखो, थोड़ा विद्युत मोटर देख लेते हैं। लोभी, हम हैं अति लोभी, ठीक है, पूरा नहीं बताएंगे, सिर्फ फंडा बता देते हैं, ठीक। देखो विद्युत मोटर, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है वो बताने वाले, सब्जेक्टिव में 5 नंबर में विद्युत मोटर का पूरा संरचना पूछा जाता है। नहीं समझ में आएगा पूछ लेना है, वरना दांत सब लाल कर देंगे, ठीक है। विद्युत मोटर और विद्युत जनरेटर, ठीक है, जनरेटर। विद्युत मोटर का काम क्या है, विद्युत मोटर जो है ना, ये आपका विद्युत मोटर हमको पता है, क्या पता है, पंखा में देखो, पंखा में, उस पंखा में मोटर लगा होता है। पंखा काम है, जैसे पंखा में हम इलेक्ट्रिक करंट दिए वो घूमने लगा,
अर्थात जैसे ही हम विद्युत मोटर अर्थात पंखा, विद्युत मोटर को आप पंखा से ध्यान में रखना, ठीक है। पंखा बस एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल उदाहरण ले रहे हैं। जैसे विद्युत मोटर में हम इलेक्ट्रिसिटी करंट देंगे अर्थात धारा देंगे, धारा, उस कंडीशन में जैसे इसमें धारा दिए ये आपका घूमने लगेगा अर्थात मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा अर्थात यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। लोग हिंदी में लिखेंगे, नो इंग्लिश, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल भैया, समझ में आ गया। जनरेटर में क्या करते, जनरेटर में यूं देखिए जनरेटर, उसमें घुमाते हैं पकड़ के, ये घुमा क्यों रहे हैं, मतलब यांत्रिक ऊर्जा करें। जो पंखा समझना, पंखा में बिजली देते, पंखा घूमता है, इसका जस्ट उल्टा होता है जनरेटर। जनरेटर घुमाते हैं तो वहां बिजली आता है। अब जानते हो जनरेटर घुमाने में बिजली कैसे आता, समझो। आपको हम फैराडे का नियम बताए थे। फैराडे का नियम क्या था, फैराडे का नियम था कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ चुंबक, वहां चुंबक, सिंपल सा, जनरेटर कुछ नहीं है, यहाँ पे चुंबक, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रहता है, ठीक है, चुंबक वहां पे रहता है, ठीक। उसमें जो है एक यहाँ पर चालक, इस प्रकार का चालक रहता है, इस प्रकार चालक यहाँ बना रहता है। उसको तेजी से घुमा 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 घुमा, जब वहां पर गति होगा, मोशन होगा, जब गति करेगा, हम सिखाए हैं फैराडे का नियम, चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी चालक को गति करवाते हैं तो वहां पर विद्युत धारा उत्पन्न होता है। उसको हम लोग फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से मेजर करते सिखाए थे ना। वही चीज यहाँ पर है जनरेटर में। आप भी सोचते होगे जनरेटर से बिजली कैसे पैदा हो गया है, समझ में ही ना आता है। आप समझ में आ गया ना, दिमाग खुला, दिमाग की बत्ती जली। आखिर जनरेटर से इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे निकल जाता, विद्युत ऊर्जा कैसे निकल जाता। हम तो उम्मीद कर रहे हैं आपको हर एक बात ही समझ में आ गई है, ठीक है। अर्थात जनरेटर में जब यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट आएगा। भैया जी आधा इंग्लिश लिखते, आधा हिंदी लिखते, या तो इसको भी लिखेंगे इसमें, अच्छा सॉरी माफ करना। देखो विद्युत धारा, ये ढाटा लिख देना, धारा, इसे लिखने में बनता ही नहीं है। चलो ठीक है, और कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। लगभग सब कुछ बता दिए हैं। कुछ हल्का फुल्का छूटा है, जैसे कि एक साइंटिस्ट है और स्टेट साइंटिस्ट, उसने क्या रूल दिया था, वो सब नहीं पूछता एग्जाम में। तो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है, वो सब कुछ क्लियर कर लिए हैं। ऐसा नहीं है ना कि एग्जाम में अभी 7-8 महीना बचे हैं और हम अभी पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब एग्जाम में मात्र 15-20 दिन बचा हुआ है, अभी पढ़ रहे हैं। सिर्फ हम लोग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाने वाले, सब कुछ नहीं पढ़ाने वाले। तो कुछ छोड़े हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक पर ही चर्चा किए हैं, और जो एग्जाम में पूछता उसको हम बता भी दिए हैं, उसमें क्या लिखना है। सिर्फ चर्चा नहीं की है, मतलब जो एग्जाम में आएगा वो बता भी दिए हैं और याद भी करवा दिए हैं। जैसे हमको फील होता है आपको याद भी हो गया होगा, रटना तो नहीं पड़ेगा। ऐसा मेरा मानना है कि फिजिक्स को रटो मत कभी भी। जैसे ना हम मैथ को रटते, मैथ में फॉर्मूला रटते हैं ना, फिजिक्स में भी कुछ रटना होता है। जैसे कि आपका केमिस्ट्री में भी कुछ रटना होता है, जैसे कि एलिमेंट्स नेम रटना होगा, उसका संख्या रटना होगा। बाकी सब खुद ब खुद सीख लेना है, ठीक है। ओके, इसके बाद हम सोच रहे हैं जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि एसिड और बेस से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आता, तो एसिड और बेस समझा दें आपको, ठीक। वहाँ पर कुछ रिएक्शन समझा दें, वो रिएक्शन आप अच्छे तरीके से देख लेना, बेहतर तरीके से देख लेना, समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक। मिलते हैं, ठीक है।